अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे द टर्म डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग के डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की अहमियत पर बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के हमारे साथ जो डिफरेंट टाइप्स है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट मॉडल यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस है, ठीक है, इसको हम किस तरह से क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ आज बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन की। व्हाट इज़ डिसीजन? डिसीजन किसे कहते हैं? डिसीजन की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो डिसीजन से मुराद फ़ैसला, फ़ैसले को क्या कहते हैं? डिसीजन कहते हैं। और जब भी हम फ़ैसला करते हैं तो फ़ैसले में हम क्या करते हैं? फ़ैसले में हम मुख्तलिफ़ जो प्रॉब्लम हमें दरपेश आए हुए होती है तो उन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं और उसी अल्टरनेटिव के बेस पर हम क्या करते हैं, फ़ैसला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन की जो डिफिनीशन की गई है इसमें कहता है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग समथिंग और रिजॉल्विंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड डिसीजन। ठीक है, वो एक्शन या वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ फैसला करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो क्वेश्चंस है उन सवालात को हम रिजॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को डिसीजन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अब हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग की अगर मैं जनरली आपको बात करूं तो डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि आप किस तरह से फ़ैसला करते हैं या किस चीज़ के बुनियाद पर जो है आप फ़ैसला करते हैं। ठीक है, तो इसको कहता है डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फ़ैसला करने के लिए हमारे पास जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव से मुराद ये है कि बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो मसाइल के हल है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन इन जो मेथड हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो मसाइल के हल हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो इसमें हम सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट सोल्यूशन को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। और इसी सोल्यूशन के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने जो मकासद होते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं? इस पूरे अमल को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहता है कि डिसीजन मेकिंग इज़ अ बिहेवियर एग्जिबिटेड इन सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्राम अमंग्स अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मसाइल पर मुश्तमिल हमारे पास जो उसके हल होते हैं, तो उन सोल्यूशन में से हम एक सोल्यूशन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस पर अमल पेरा होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक ख़ास रवैया इख्तियार करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर इसके हम दूसरी डिफिनीशन को देखें तो दूसरी डिफिनीशन में जो है मज़ीद सिंपल अल्फाज में आपको बताया गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल चूसेस one alternative from several in an effort to achieve a desired objectives is called decision making। मतलब ये वो अमल होता है जिसमें
लोग जो है बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन को चूज़ करके उसको जो है चूज़ करने के बाद जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पर अमल पेरा होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जो है इसकी सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन दो टर्म्स की समझ जो है आप दोस्तों को आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर लफ्ज़ी मायने को देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद मसले को हल करना, ठीक है, इस कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो प्रोसेस होता है वेयर बाय डिलेमा इज आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने जो इश्यूज होते हैं, अपने जो मसाइल होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने जो गलतियां होती है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम वजाहत करते हैं और इसी तरह से उसको फिर हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन में कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू अ डिटेल ऑफ प्रॉब्लम to reach a solution is called प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो अमल है जिसमें हम प्रॉब्लम्स पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स पर हम काम करते हैं डिटेल के साथ ताकि इन मसाइल का जो हल है वहाँ उस तक जो है हम पहुँच सके। तो इस अमल को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, बहुत ही आसान टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस की जा रही है और ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम में फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुने तो फिर आपको दोबारा लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आप के साथ जो है इसको काफ़ी डिटेल और काफ़ी सिंपल अल्फाज में आपके साथ इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ताकि आपको जो है एक बार सुनने से ही इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, ठीक है। अब क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, क्रिटिकल हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि इंतहाई तशवीशनाक होती है, मतलब इंतहाई गौर व फिक्र वाली कंडीशन होती है। और थिंकिंग से मुराद सोच विचार करना। सो क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन आते हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल आपके वहम और गुमान में नहीं होता, जो कि एकदम से जो है आप उसको फेस कर लेते हैं। तो ऐसे हालात में आप शॉर्ट टाइम पीरियड में जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो सोच विचार करते हैं उन कंडीशन, उन सिचुएशन, उन सरकमस्टांसिस से रिलेटेड, ठीक है, उसके बेस पर, तो उस थिंकिंग, उस डिसीजन को, उस थिंकिंग के बेस पर आपने जो डिसीजन किए होते हैं, ठीक है, तो उस थिंकिंग को क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इसकी मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हॉस्पिटल में आपके पास ऐसी इमरजेंसी केसेस आते हैं जिसमें आपके पास सोचने के लिए जो है बहुत कम टाइम होता है। तो बहुत कम टाइम में आपने फिर ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, ऐसे स्टेप्स जो है आपने जो है वो आपको जो है वो उठाने पड़ते हैं जिससे आपके पेशेंट को नुकसान भी ना हो और आपके जो स्टेप्स है वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो इस दौरान आपने जो थिंकिंग की होती है, आपने जो प्लानिंग की हुई होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। The objective analysis and evaluation of any issues in order to form a judgment is called critical thinking. Critical thinking ये क्या है, critical thinking ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की एनालिसिस करते हैं और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की एनालिसिस और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव से मुराद हमारे जो मकासद होते हैं, जिस मकसद के लिए हम सोच रहे होते हैं, तो उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं, उसकी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें
उन इश्यूज़ के मुताबिक जो है फिर क्या करना होता है, उन इश्यूज़ के मुताबिक फिर हम जजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइंग assumption, interpreting and evaluating arguments, exploring alternatives and developing a reflective criticism for the purpose of reaching a conclusion that can be justified is called critical thinking। इसके अलावा अगर क्रिटिकल थिंकिंग की मज़ीद में आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करूँ, वजाहत करूँ, तो क्रिटिकल थिंकिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एजम्पशन, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आए हुए होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं, और इसी तरह से जो आर्गुमेंट्स पेश किए जाते हैं तो उसकी हम इवॉल्वेशन करते हैं। ठीक है, और उस आर्गुमेंट्स, उन रीज़न से हम अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए जो मसाइल के हल है उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और फिर उन मसाइल के जो मेथड्स है, जो सलूशन है, उस पर हम जो है क्रिटिसिज्म करते हैं इस मकसद के लिए ताकि हम जब फ़ैसला करें तो हमारे साथ वो फ़ैसला जो है इफ़ेक्टिव फ़ैसला हो, ठीक है, इफ़ेक्टिव डिसीजन हो, और उसकी हम वजाहत भी कर सके कि ये फ़ैसला हमने क्यों किया, किस वजह से किया, और इस फ़ैसले के पीछे जो है हमारा क्या मकसद था। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। Importance of critical thinking in decision making and problem solving। फैसला करने में और मसाइल को हल करने में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक बात तो ये हो गई कि अगर हम डिसीजन करना चाहते हैं, अगर हम कोई फ़ैसला करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के हवाले से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ के रिलेटेड जो है हम क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि हम इसके बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके जो आउटकम्स है, इन सारी चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से इस पर सोच विचार करें, इस पर इंटरप्रिटेशन करें, और तभी हम क्या करें, उस चीज़ के हवाले से हम क्या करें, कोई फ़ैसला जो है वो ले। ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आल्सो यूज्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रेशनली। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जो है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या करते हैं, इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं। Critical thinking involves considering a range of alternatives and selecting the best one for the situation used in problem solving and decision making। critical thinking में हम क्या करते हैं, critical thinking में हम बहुत सारे अल्टरनेटिव, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन को चूज़ करते हैं जो कि सबसे बेस्ट हो और उस सिचुएशन के मुनासबत से जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता हो, तो उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और उस सोल्यूशन के बेस पर फिर हम अपने जो मसाइल हैं उनको भी सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड हम डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड क्वेश्चंस द एविडेंस एंड ईच प्रॉब्लम स्टिमुलेट एंड इल्यूमिनेट क्रिटिकल थॉट प्रोसेसेस। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को जो है हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई, उसको एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह से जितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम क्रिटिकल थॉट प्रोसेस को करने में क्या होते हैं, उस प्रॉब्लम और मसाइल की वजह से हम क्रिटिकल थिंकिंग करने पर मजबूर हुए होते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नॉट द थिंग एज क्रिटिसिज्म, it does call for inquiring attitude, knowledge about evidence and analysis and skills to combine them। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका मतलब जो है ये नहीं है कि आप किसी पर जो है एतराज़ करें, किसी को जो है आप क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप एक ऐसा रवैया अख्तियार करें जिसमें आप हर चीज़ को जो है बारीक बीनी से देखें। ठीक है, और हर एक चीज़ के बारे में जो है आप उससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करें, उससे रिलेटेड जो है आप सबूत जो है इकट्ठे करें और उसको जो है आप एनालाइज करें,
और इसी तरह से उन स्किल्स को यूज़ करते हुए, इन सारे स्किल्स को जो है यूज़ करते हुए इसको कंबाइन करें और इसी के बेस पर फिर आप जो है मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के जो सलूशन है उसको भी फाइंड आउट करें और जो डिसीजन है उसको भी आप जो है इसी बेस पर फिर क्या करें, ले। ठीक है, इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर यूज थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि नर्सिंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इंक्लूड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जितने भी लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मेंटली तौर पर स्टेबल होने से मुराद ये है कि उनके जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, उनके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, उनके जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और हर एक चीज़ के हवाले से इनके पास जो है रीज़न मौजूद होते हैं, इनके पास जो है अल्टरनेट्स सलूशन जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि जितने भी क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं तो इनके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस से मुराद इनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल में जो है ये तीन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। सबसे पहले क्रिएटिविटी, दूसरा हमारे साथ डिसीजन मेकिंग और तीसरा हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि एक ऐसा अमल जिसमें आप नए तरीक़ों को क्या करते हैं, ईजाद करते हैं और वो तरीके जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, इसी तरह से क्रिएटिविटी की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस। क्रिएटिविटी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी ये वो खसूसियत है जिसमें हम न्यू और बेटर सोल्यूशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ईजाद करते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसी तरह से स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ प्रिपरेशन स्टेज है, इंक्यूबेशन स्टेज है, इनसाइट स्टेज है और वेरिफिकेशन स्टेज है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी में जो पहला स्टेज हमारे साथ प्रिपरेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूजुअली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेज है जिसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की हुई होती है तो इस इन्फॉर्मेशन पर हम क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं। मतलब इस पर हम एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन इस पर हम क्या करते हैं, सोच विचार इस पर करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा स्टेज है जिसको हम इनसाइट कहते हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन, जो एनालिसिस हमने की हुई होती है तो उसको फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम पर और इसी तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है हम लग जाते हैं। इसी तरह से जो चौथा स्टेज है क्रिएटिविटी का, जिसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं, तो वेरिफिकेशन में फिर हमने जो सलूशन निकाले हुए होते हैं तो उन सलूशन की हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि जो सलूशन हमने पेश किए हैं या जो सलूशन हमने निकाले थे और इम्प्लीमेंट किए थे, इससे आया वो प्रॉब्लम्स हल हो गए हैं या नहीं। तो इस तरह से हम सलूशन की क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे साथ डिसीजन मेकिंग के भी मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें हमारे साथ जो मेजर और कॉमन टाइप है डिसीजन मेकिंग के, पहले नंबर पर हमारे साथ रूटीन डिसीजन है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ एडाप्टिव डिसीजन है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ इनोवेटिव डिसीजन है। ठीक है, तो इसको भी अब हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। रूटीन डिसीजन, व्हाट इज़ रूटीन डिसीजन? रूटीन डिसीजन किसे कहते हैं? रूटीन डिसीजन आर मोर ऑफन मेड बाय फर्स्ट लेवल मैनेजर्स देन बाय टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स
कॉमन प्रॉब्लम्स कैन यूजुअली बी सॉल्व विद रूटीन डिसीजन। ठीक है, रूटीन डिसीजन जैसे कि इसके नाम से जो है थोड़ा जो है हमें पता चल रहा है कि ये रूटीन से रिलेटेड है। रूटीन से मुराद अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है। सो रूटीन डिसीजन ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि फ़र्स्ट लेवल मैनेजर जो है इसको क्या करते हैं, ज़्यादातर इस तरह के फ़ैसले जो है वो करते हैं जिसमें वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको जो प्रॉब्लम दरपेश आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए वो जो फैसले करते हैं, तो इस तरह के डिसीजन को क्या कहते हैं, रूटीन डिसीजन कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है डिसीजन की वो है एडाप्टिव डिसीजन मेकिंग। एडाप्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एडाप्टिव डिसीजन मेकिंग आर नेसेसरी व्हेन बोथ प्रॉब्लम्स एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर समवट अनयूजुअल and only partially understood. Often they are modification of other well-known problems and solution। ठीक है, adaptive decision ये हम adaptive decision को जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे साथ प्रॉब्लम और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दोनों ऐसे आ जाए जो कि कुछ हद तक उसकी हमें ख़ुद भी समझ नहीं आ रही होती है और थोड़ा थोड़ा जो है हम प्रॉब्लम को भी समझ रहे होते हैं और उसके जो सलूशन है उसके बारे में भी हम थोड़े थोड़े शक में होते हैं कि इन अल्टरनेटिव या इन मेथड्स के ज़रिए ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, एडाप्टिव डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरी किस्म है डिसीजन मेकिंग की उसको हम इनोवेटिव डिसीजन कहते हैं। मैनेजर मस्ट मेक इनोवेटिव डिसीजंस when problems are unusual and unclear and when creative solutions are necessary। ठीक है, इनोवेटिव डिसीजन ये ख़ास तौर पर मैनेजर तब इस मेथड को यूज़ करते हैं जब उनके पास ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनका उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती और ना ही उसके लिए उनके पास कोई ख़ास सलूशन होती है और ना ही वो उस सलूशन पर जो है क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में वो फिर क्रिएटिव थिंकिंग करके उन प्रॉब्लम्स के सलूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करके उन प्रॉब्लम्स को उन क्रिएटिव सलूशन के ज़रिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग को क्या कहते हैं, इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंडीशन। अब डिसीजन मेकिंग के लिए जो है हमारे साथ मुख्तलिफ़ कंडीशन है और उन कंडीशन के बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं, फैसले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और जो कॉमन कंडीशन है वो है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। डिसीजन अंडर सर्टेनिटी से मुराद ये है कि जब आपको पता हो कि मसला क्या है और इस मसले के हल जो है क्या है। ठीक है, इस मसले को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन मेथड्स, उन सॉल्यूशन के बारे में आपको पता हो और आप मुकम्मल तौर पर श्योर हो। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का ये हल है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गया जिसमें आप जो है प्रॉब्लम्स के अल्टरनेटिव मतलब सॉल्यूशन के बारे में जो है आपको पता होता है, इल्म होता है, तो इसको कहता है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। मतलब आप जो है सोच समझकर हर चीज़ के बारे में आपके पास इल्म होती है और इसके बेस पर जब आप डिसीजन करते हैं, फ़ैसला लेते हैं, तो इसको कहता है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। सो व्हेन यू नो द अल्टरनेटिव्स एंड द कंडीशन सराउंडिंग ईच अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। इसी तरह से डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, तो व्हेन यू नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ अल्टरनेटिव, मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज डन अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि आपको जो है आपको प्रॉब्लम जो है दरपेश आ गए हैं, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी आपके पास है, लेकिन आप जो है इस बात पर श्योर नहीं है कि इन मेथड से, इन जो अल्टरनेटिव है इससे जो है मेरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में जो है आप श्योर नहीं होते अल्टरनेटिव के बारे में। तो इस तरह के हालात में आप जब डिसीजन लेते हैं तो इसको कहते हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। और ज़्यादातर जो क्रिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी इन्हीं अनसर्टेनिटी और रिस्क कंडीशन में जो है डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, मॉडल यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के लिए जो डिफरेंट मॉडल यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए आपको बताया जाता है कि आप जो है फैसला किस तरह से करेंगे और किन चीज़ों के बेस पर जो है आप डिसीजन लेंगे। तो इसके
रिलेटेड जो है हमारे साथ 3 बेसिक मॉडल है, जिसमें एक हमारे साथ रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है, दूसरा हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव रेशनैलिटी मॉडल है और तीसरा हमारे साथ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। ठीक है, बात करते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के। रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल से क्या मुराद है? द रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट मैनेजर्स टेक्स इन एन एफर्ट to make logical, well-grounded, rational choices that maximizes the achievement of an objective is called rational decision making model। rational decision making model जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है हमारे साथ स्टेप्स ऑफ सीरीज़ पर जो है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो इस कोशिश में लगे हुए होते हैं कि वो कुछ ऐसे लॉजिकल वेल ग्राउंडेड रेशनल को जो है वो चूज़ करे और जिसके ज़रिए वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट की जो कोशिश कर रहे होते हैं तो उन कोशिशों को सक्सेसफुल बनाने में जो है कामयाब हो जाए और इन डिसीजंस की वजह से उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं तो इसको कहते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, मतलब जिसमें जो सलूशन पेश किए जाते हैं या जो अल्टरनेटिव पेश किए जाते हैं तो उसके साथ जो है रीजंस भी होते हैं। ठीक है, उसके साथ जो है रेशनल भी होते हैं कि इस मेथड को क्यों चूज़ किया गया है या इस प्रोसेस को क्यों चूज़ किया गया है, इस प्रोसेस से जो है हमें क्या फ़ायदे होंगे या इस प्रोसेस से जो है हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ठीक है, ये जो है हमारे साथ मंदरजा झेल स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें फ़र्स्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल आउटकम। सबसे पहले आपने एक प्रॉब्लम के लिए जितने भी आपके पास आउटकम आते हैं, ठीक है, मतलब जो सलूशन आपने पेश किए उस सलूशन को अप्लाई करने से आपको जो आउटकम मिल सकती है, आपको जो रिज़ल्ट मिल सकते हैं, तो उन नताइज को जो है आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है? एग्जामाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव। हर अल्टरनेटिव के जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको जो है आपने एग्जामाइन करना है कि ये अल्टरनेटिव किस हद तक जो है मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा टेक द एक्शन दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम। और फिर आपने उस अल्टरनेटिव को जो है उसको अप्लाई करना है प्रॉब्लम पर, जिससे जो है आपकी जो आउटकम है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो डिज़ायर आउटकम है उसको हासिल करने के चांसेस जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए या हो इस डिसीजन से। तो इस तरह के जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जब डिसीजन करते हैं तो इस मॉडल को क्या कहते हैं? रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल कहते हैं। Not all steps are used in every decision, nor they are always used in the same order. The rational decision making model is thought is the ideal but often cannot be fully used। ठीक है, अब जो rational decision making model है तो इसमें जो है हम तमाम जो डिसीजन है इन डिसीजन को हम करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को यूज़ नहीं करते और ना ही इसी सेम ऑर्डर से करते हैं, बल्कि रेशनल डिसीजन मॉडल के हवाले से ये बात की जाती है कि ये एक आइडियल मॉडल है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा मॉडल है इसको हम डिस्क्रिप्टिव रेशनैलिटी मॉडल कहते हैं। द डिस्क्रिप्टिव रेशनैलिटी मॉडल डेवलप्ड बाय Simon and supported by research in the 1990s emphasizes the limitation of the rationality of the decision makers and the situations. It recognizes 3 ways in which decision makers depart from the rational decision making model। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रेशनैलिटी मॉडल जो है इसको सिमोन ने जो है 1990s में जो है इसको पेश किया था। ठीक है, इस मॉडल में जो है जिस चीज़ पर इम्पोर्टेंस दी गई थी और जिस चीज़ पर जोर दिया गया था वो असल में डिसीजन मेकर की जो रेशनैलिटी है और जिस सिचुएशन में वो डिसीजन ले रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो उसकी लिमिटेशन पर जो है उन्होंने जो है बात की थी। किसने बात की थी? सिमोन ने बात की थी। इट रिकॉग्नाइजेस, सिमोन ने जो है अपने मॉडल में 3 बुनियादी तरीके जो है डिसीजन मेकर्स को जो है आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है,
सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि द डिसीजन मेकर सर्च फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सबसे पहला जो तरीका है या जो रास्ता है जो सिमोन ने अपने मॉडल में बताया था वो ये था कि डिसीजन मेकर जो है वो क्या करेंगे, पॉसिबल जो मुमकिन ऑब्जेक्टिव है या जो मुमकिन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उसको सर्च करेंगे लिमिटेड टाइम में, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम भी लिमिटेड होगा, एनर्जी भी लिमिटेड होगी और मनी भी जो है वो लिमिटेड होगी। दूसरा जो तरीका सिमोन ने बताया था वो था पीपल फ्रीक्वेंटली लैक एडिक्वाइट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट कंट्रोल द कंडीशन अंडर विच दे ऑपरेट। इसी तरह से दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि लोगों के पास जो है इंफॉर्मेशन की कमी होती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के हवाले से, और इसी वजह से जो है वो फिर उन कंडीशन में जो है उन मसाइल को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसमें वो उन मसाइल को ऑपरेट कर रहे होते हैं या उन मसाइल को जो है हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरी बात सिमोन ने ये कही थी कि इंडिविजुअल ऑफन यूज़ अ सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सेटिस्फाइजिंग इज़ नॉट अ मिसस्पेल्ड वर्ड। सेटिस्फाइजिंग जो है ये सेटिस्फाइज से जो है उससे नहीं निकला, बल्कि इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फैसला करते हैं। वियर बाय द इंडिविजुअल चूजेस एन अल्टरनेटिव दैट इज़ नॉट आइडियल बट ईदर इज़ गुड enough under existing circumstances to meet minimum standard of an acceptance or is the first acceptable alternative। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेटिस्फाइजिंग जो है ये असल में हमारे साथ एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी से मुराद एक तरीका होता है जिसके ज़रिए लोग जो है ऐसे अल्टरनेटिव, ऐसे तरीक़ों को चूज़ करते हैं जो कि आइडियल नहीं होते, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता, लेकिन उस कंडीशन, उन हालात के लिए जो है ये फ़ैसला जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, जिसको सारे लोग जो है एट अ टाइम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इस पर जो है कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, सो मेनी प्रॉब्लम इन नर्सिंग आर इनइफेक्टिवली सॉल्व विद सेटिस्फाइजिंग स्ट्रेटजी। और इसी तरह से नर्सिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसको नर्सिंग स्टाफ जो है वो सेटिस्फाइंग स्ट्रेटजी के ज़रिए जो है क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो सेटिस्फाइजिंग से मुराद ये है कि ये फ़ैसला करने, किसी चीज़ के हवाले से जब हम फ़ैसला करते हैं तो जिस तरीके से फ़ैसला करते हैं तो ये उस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, सेटिस्फाइजिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें रिज़ल्ट जो है वो मैक्सिमम तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो है काबिल कबूल होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सेटिस्फाइजिंग कहते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। इसके बाद पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में क्या कहते हैं, द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल डिस्क्राइब द प्रोसेस इन टर्म ऑफ द पार्टिकुलर इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स of powerful stakeholders such as hospital board, medical staff, corporate officers and regulatory bodies. They decide what alternative solutions are considered and selected and what information flows and ultimately what decisions are made। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल से मुराद ये है कि इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं तो इस डिसीजन को जो है ख़ास तबके के लोग जो है लेते हैं। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के जो बोर्ड है, ठीक है, इसी तरह से मेडिकल स्टाफ हो गई, इसी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गए, तो ये लोग जो है ये लोग फैसला करते हैं कि हमने कौन से सॉल्यूशन जो है उसको यूज़ करने हैं, इसी तरह से क्या इंफॉर्मेशन जो है हमने प्रोवाइड करनी है और इसी तरह से क्या फ़ैसला जो है हमने करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये स्टेक होल्डर, जो पावरफुल स्टेक होल्डर होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास ताकत होती है, जिम्मेदारियां होती है, तो ये लोग जो है क्या करते हैं, फैसले करते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू लर्न डिसीजन मेकिंग स्किल बाय ब्रेकिंग द कंपोनेंट डाउन इनटू इंडिविजुअल स्टेप्स। इसी तरह से फैसले करने के जो स्किल्स है, इसको सीखने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जो है उन प्रॉब्लम्स को क्या करें, उन प्रॉब्लम को जो है
उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको तोड़े और इसी तरह से उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है जो है उसको क्या करे, उसको लर्न करे, उसको अंडरस्टैंड करे। द 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर is applicable to personal problem as well as to nursing management problem. Each step is elaborated by relevant questions clarifying the statements and they should be followed in order in which they are presented. स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग में हम जो 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं, अगर इसको हम फॉलो करें तो इससे हमारे जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और इससे हमारे जो आउटकम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप जो डिसीजन मेकिंग में है वो है आइडेंटिफाइंग द पर्पस। ठीक है, पर्पस को आइडेंटिफाई करना कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ तो इसके पीछे क्या वजह है या किस वजह से, किस मकसद के लिए मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ, मेरा इसके पीछे क्या मकसद है, क्या एम है, तो उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना। इसी तरह से फिर इसके लिए क्राइटेरिया सेट करना, फिर उस क्राइटेरिया का जायज़ा लेना। ठीक है, इसी तरह से फिर अल्टरनेटिव जो है हल ढूंढना। ठीक है, फिर उन हल को ढूंढकर फिर उसको जो है अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद उसको जो है प्रैक्टिकली जो है प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना और प्रॉब्लम पर अप्लाई करने के बाद फिर आपके पास जो आउटकम आते हैं, जो नतीजे आते हैं, तो उसकी इवैल्यूएशन करना। तो ये 7 स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग में, जिसको अगर कोई भी फॉलो करता है, कोई भी इसको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो इससे उनके जो डिसीजन है, जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और इन्हें जो है नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब जब भी हम फैसला करते हैं तो फैसले करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो कि मंदरजा झेल है। तो नॉर्मली मुसलमानों में जो है ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब भी ये कोई फ़ैसला करते हैं तो फ़ैसला करने से पहले ये क्या करते हैं, मशवरा लेते हैं। तो मशवरा लेने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो मशवरा करने से ये होता है कि हर एक बंदा जो है आपको अपनी तरफ से बेस्ट आइडिया और बेस्ट से बेस्ट सलूशन जो है वो प्रोवाइड करता है और इसी तरह से फिर आपको जो है वो चूज़ करना होता है कि इनमें से कौन सा सलूशन जो है सबसे बेस्ट है। तो उसी सलूशन को फिर आप चूज़ करते हैं और उसी के बेस पर फिर आप क्या करते हैं, फ़ैसला लेते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सो कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप कैन प्रोवाइड मोर इनपुट, ऑफन प्रोड्यूस बेटर डिसीजन एंड जनरेट मोर कमिटमेंट। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि अगर कोई शख्स जो है वो अकेले किसी चीज़ पर सोचे, उस पर सोच विचार करे और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उसके लिए कोई फ़ैसला करे तो उस फैसले का इतना ज़्यादा असर नहीं होगा जितना ज़्यादा असर जो है आप एक ग्रुप में बैठकर जब लोगों के साथ मशवरा करते हैं और उस मशवरे से आपको जो इनपुट मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो रिज़ल्ट्स मिलता है, तो उन रिज़ल्ट्स को अगर आप फॉलो करें, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बनिस्बत अगर आप बग़ैर मशवरे के ख़ुद से आप फ़ैसला करते हैं। सो इसमें हमारे साथ इसके फिर मज़ीद कुछ टेक्निक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक आता है, इसी तरह से स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन है और ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक स्टैंड represented by NGT stand for nominal group technique developed by Delbecq, वेंडी एंड गुस्ताव। इन्होंने जो है इसको डेवलप्ड किया था ऑन 1975। इज़ अ स्ट्रक्चर एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ इलिसिटिंग रिटन क्वेश्चंस, आइडियाज़ एंड रिएक्शन फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक ऐसी टेक्निक है जिसको डेलबेक, वेंडी एंड गुस्ताव ने 1975 में इसको पेश किया था। ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है और एक ऐसा प्रिसाइज मेथड है, तरीका है, जिसमें ग्रुप में मौजूद जो लोग होते हैं तो उनसे रिटन स्टेटमेंट ली जाती हैं, उनसे जो है क्वेश्चंस लिए जाते हैं, उनसे आइडियाज़ लिए जाते हैं और उनके जो रिएक्शन होते हैं वो उनसे रिटन लिए जाते हैं। ठीक है, सो नॉमिनल
ग्रुप टेक्निक कंसिस्ट ऑफ साइलेंटली जनरेटिंग आइडियाज़ इन राइटिंग, ठीक है। मतलब ये है कि उनको प्रॉब्लम बताया जाता है और इस प्रॉब्लम के हवाले से उनके पास जो आइडियाज़ होते हैं, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को वो खामोशी के साथ पेज पर जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। ग्रुप मेंबर्स मेंशन देयर आइडियाज़ ऑन फ्लिप चार्ट। इसी तरह से जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को जो है फ्लिप चार्ट पर क्या करते हैं, पेश करते हैं। फिर जो आइडियाज़ ग्रुप मेंबर ने पेश किए होते हैं तो इस पर एक वन बाय वन जो है लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इसकी वजाहत करते हैं और इसकी इवाल्वेशन करते हैं और आखिर में फिर एक जो बेस्ट आइडिया होती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लोग, ग्रुप में मौजूद लोग जो है वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो ये तरीका जो है, ये तरीका सबसे बेस्ट और प्रिसाइज मेथड है डिसीजन का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा मेथड है वो है डेल्फी टेक्निक। जो दूसरा टेक्निक है वो है डेल्फी टेक्निक। इन दिस टेक्निक जजमेंट ऑन particular topic are systematically gathered from a participant who do not meet face to face. Ideas are collected through carefully designed questionnaires, ठीक है। डेल्फी टेक्निक, इस टेक्निक में एक ख़ास पार्टिकुलर टॉपिक पर जो है लोगों की जो राय है, लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उसको जो है सिस्टमेटिकली जो है वो क्या किया जाता है, पार्टिसिपेंट से लिया जाता है। इसमें लोग जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते, बल्कि जो आइडियाज़ उनसे लिए जाते हैं तो वो एक केयरफुली डिज़ाइन किया गया जो क्वेश्चनियर होता है, उस क्वेश्चनियर के ज़रिए जो है उनसे क्या किया जाता है, आइडियाज़ लिए जाते हैं। This technique is useful when expert opinions are needed and expense would prohibited bringing them together, ठीक है। अब जो डेल्फी टेक्निक है, इस टेक्निक को तब यूज़ किया जाता है जब हमें एक्सपर्ट लोगों की ओपिनियन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की जो फेवरिज्म है वो भी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टेक्निक है वो है स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन। लाइक डेल्फी टेक्निक की तरह स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन में भी जो है ग्रुप की मीटिंग जो है वो ज़रूरी नहीं होती, या ग्रुप में लोगों का मिलना ज़रूरी नहीं होता। इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक बट इट इज़ लिमिटेड टू प्रॉब्लम फॉर विच क्वान्टिफिएबल आंसर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। ये भी एक बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। एफिशिएंट से मुराद मतलब इससे हमें बहुत आउटकम मिलता है, लेकिन ये लिमिटेड प्रॉब्लम के लिए जो है ये टेक्निक यूज़ किया जाता है, जिसमें क्वांटिफिएबल या लिमिटेड आंसर जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। वन डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ डेल्फी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज दैट नो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर ग्रुप मेंबर्स टू स्ट्रेंथन देयर इंटरपर्सनल टाइज और फॉर ग्रुप इंटरेक्शन, ठीक है। डेल्फी और जो स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन मॉडल है या टेक्निक है, इसकी जो एक नुकसान है वो ये है कि इस टेक्निक में जो ग्रुप मेंबर है इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो इस वजह से इनके जो रिलेशनशिप है या जो इंटरपर्सनल टाइज है वो भी उसको मजबूत होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? Brainstorming group members meet together and generate many diverse ideas about the nature, cause, definition and solution of the problem. ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप मेंबर जो है ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और जो प्रॉब्लम दरपेश होते हैं तो उन प्रॉब्लम के नेचर को, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या वजह है, वो प्रॉब्लम क्या है और उसकी सलूशन क्या है, इस पर क्या करते हैं, आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो पेश करते हैं, ठीक है। Members are encouraged to improve on each other's ideas. Sessions are enjoyable and are often unsuccessful, ठीक है। इसी तरह से इस तरह की जो टेक्निक है इसमें जो ग्रुप में मौजूद जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को क्या करें, मज़दूद इम्प्रूव करें। और इसी तरह से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के जो सेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंजॉयबल भी होते हैं और
अक्सर औकात इसमें नाकामी भी जो है मेंबर्स को क्या करनी होती है, फेस करनी पड़ती है। स्टम्बलिंग ब्लॉक से मुराद ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में रुकावट बन सकती है। तो इसमें हमारे साथ लीडरशिप पर्सनैलिटी ट्राइड हो गए, मतलब लीडर के जो पर्सनैलिटी ट्राइड है, कुछ ऐसे खसूसियात होते हैं जो कि लीडर्स को जो है उनके जो डिज़ायर आउटकम है वो पेश करने से क्या करती है, रोकती है। इसके अलावा अगर लीडर जो है वो एक्सपीरियंस उनका ना हो, उनके पास स्किल्स ना हो, एक्सपीरियंस उसकी ना हो, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है उसमें रुकावटें आ सकती है। इसके अलावा अगर एडाप्टेबिलिटी की कमी हो, ठीक है, अगर लीडर जो है वो सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते या अडाप्ट नहीं कर पा रहे होते तो इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसके अलावा रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल, आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, सख्त है, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी भी नरमी नहीं है। तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में जो है रुकावट आ सकती है। और इसके साथ साथ प्री कंसीव आइडियाज़, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस है जिसमें हम डिलेमा को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करते हैं, या वो प्रोसेस जिसमें हम प्रॉब्लम्स पर डिटेल के साथ काम करते हैं ताकि इसके हल को हम जहाँ पहुँचे और इसका हल निकालें, तो इसको कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारे साथ मेथड है जिसमें हमारे साथ ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब एक बार अटेम्प्ट किया लेकिन उससे हल नहीं हुआ, फिर जो अटेम्प्ट किया था उससे आपने जो कुछ सीखा उसको दोबारा अटेम्प्ट किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर तीसरी बार अटेम्प्ट किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर उससे सीखकर चौथी बार अटेम्प्ट करके आप अपने प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा जो मेथड है वो एक्सपेरिमेंटेशन है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए करते हैं। तीसरा जो मेथड है वो पास्ट एक्सपीरियंस, जिसमें आप पास्ट इंफॉर्मेशन को लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को जो है उसको स्टडी करते हैं और उससे आप नॉलेज लेकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चौथा जो प्रोसेस है वो है इनिशिएशन एंड पांचवा ट्रेडिशन, छठा रिकॉग्नाइजिंग सम प्रॉब्लम्स आर सेल्फ सॉल्विंग, ठीक है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है ये हमारे साथ क्या है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है कि मसला क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, जमा करना होता है, फिर उस इंफॉर्मेशन पर हमने सोच विचार करनी होती है, फिर उसके लिए हम सलूशन निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर सलूशन निकालते हुए फिर हम क्या करते हैं, फ़ैसला करते हैं, फिर उस फैसले को जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उस सलूशन की जो इवॉल्यूशन है वो हम करते हैं कि जो सलूशन हमने निकाला था आया वो इफ़ेक्टिव था या नहीं, आया उससे हमारे प्रॉब्लम्स हल हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें हम इन मंदरजा झेल स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तकरीबन 7 स्टेप्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जिसमें ग्रुप में लोग बैठकर एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसको चूज़ करके उसके ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है, तो ग्रुप कलेक्टिवली हैव ग्रेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन देन एनी सिंगल मेंबर। वही बात है कि जब आप मशवरा करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में ज़ाहिर बात है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज आपसे ज़्यादा होती है, उनके पास एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो ग्रुप में मशवरे किए जाते हैं या डिस्कशन की जाती है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। इसी तरह से एक्सेस मोर स्ट्रेटजीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ग्रुप में मशवरा करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव, बहुत ज़्यादा मेथड्स, वेज़ जो है वो मिल जाते हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है।
इसी तरह से अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस एंड विद अप्रोप्रिएट लीडरशिप ग्रुप्स कैन डील विद मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन अ सिंगल इंडिविजुअल। इसी तरह से अगर हालात सही हो और लीडरशिप जो है वो सही हाथों में हो तो ग्रुप मेंबर्स या ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए आप बहुत पेचीदा से पेचीदा प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिसको अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसके अलावा इंडिविजुअल टेंड टू डिपेंड ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ फेमिलियर स्ट्रेटजीज, अ ग्रुप इज़ मोर लाइकली टू ट्राई सेवरल अप्रोचेज। अगर एक शख्स जो है वो ख़ुद से फ़ैसला करता है या ख़ुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो मेथड्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा। लेकिन अगर वो ग्रुप के साथ मशवरा करता है तो ग्रुप में उसको एक से ज़्यादा मेथड जो है और स्ट्रेटजी जो है वो मिलेंगे जिसमें से वो बेस्ट वन को चूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Group member may have a greater variety of training and experience to approach problems from more diverse point of view. A group may generate more complete, accurate and less biased information than one person। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि ग्रुप में मौजूद जो लोग होते हैं तो उनके पास ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती है, उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होती है, उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो आपको प्रॉब्लम के हवाले से मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ पेश करेंगे और इसके साथ साथ आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो कंप्लीट होगी, एक्यूरेट होगी और उसमें कम से कम गलती आपको देखने को मिलेगी। Group may deal more effectively with problems that cross organizational boundaries or involve change that require support from other units or department। ठीक है, इसी तरह से participative problem solving has additional advantages। It increases the acceptance and understanding of the decision and it enhances cooperation in implementation। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है कोई वो बात नहीं है कंफ्यूजन वाली। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये आप स्टूडेंट्स के लिए क्या है, असाइनमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यूनिट नंबर 6 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की समझ आपको आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ इस में आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे और इसके अलावा डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑल सब्जेक्ट की यूनिट वाइज MCQs चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया हुआ है। आप सारे स्टूडेंट जो है इन यूनिट वाइज MCQs को ले, ये आप स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैंने बनाए हैं। इससे जो है आपको कम टाइम लगेगा और ज़्यादा तैयारी आपकी एग्ज़ामिनेशन के लिए होगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।